हेलो दोस्तों। इससे पहले वाले वीडियो में हम देख चुके हैं कि ट्रांजैक्शन क्या है, ट्रांजैक्शन स्टेट डायग्राम और इंटरलीविंग ऑफ ट्रांजैक्शन क्यों करते हैं हम, और कंकरेंट जो एग्जीक्यूशन करते हैं हम, पैरेलल एग्जीक्यूशन ट्रांजैक्शन का, उसके क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है। ठीक है, आज हम बात करेंगे शेड्यूल क्या है, नॉन सीरियल शेड्यूल, सीरियल शेड्यूल, और नंबर ऑफ सीरियल और नॉन सीरियल शेड्यूल कितने होते हैं। ठीक, इससे अगले वाले वीडियो में बात करेंगे कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी और व्यू सीरियलाइजेबिलिटी के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। तो व्हाट इज शेड्यूल? व्हेन मल्टीपल ट्रांजैक्शन आर एग्जीक्यूटिंग कंकरेंटली इन एन इंटरलीव्ड फैशन, देन द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ऑपरेशंस फ्रॉम द वेरियस ट्रांजैक्शन इज नोन एज शेड्यूल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बहुत सारे ट्रांजैक्शन कंकरेंटली यानी एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो उनके ऑपरेशन के एग्जीक्यूशन का सीक्वेंस क्या है, उसके जो अलग अलग ट्रांजैक्शन के ऑपरेशन कैसे एग्जीक्यूट हो रहे हैं, किस फैशन में, किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट हो रहे हैं, उसे हम शेड्यूल बोलते हैं। ठीक है, तो मान लिया हमारे पास, ये सिर्फ मैं एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं कि सीरियल शेड्यूल और नॉन सीरियल शेड्यूल क्या होते हैं। मान लिया अपने पास दो ट्रांजैक्शन है, T1 और T2, और इसमें ऑपरेशन है A B और इसमें ऑपरेशन है C D। तो सीरियल शेड्यूल क्या है? सीरियल शेड्यूल वो शेड्यूल होते हैं जिनमें सीरियली ट्रांजैक्शन के ऑपरेशन एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जिसमें T1 के पहले सारे ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, फिर T2 के होंगे, ठीक है, या फिर पहले T2 के होंगे फिर T1 के होंगे। जैसे कि हम देखते हैं A B, ठीक है, ये टाइमलाइन है कि पहले A होगा फिर B होगा। ठीक है, मान लिया यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 10 बजे A हुआ, फिर जैसे 10:05 पे B हुआ, फिर यहाँ पे C हुआ, फिर D हुआ। ठीक है, और एक और इसका सीक्वेंस पॉसिबल है। क्या सीक्वेंस पॉसिबल है सीरियल शेड्यूल का? कि पहले T2 हो फिर T1 हो। ठीक है, पहले T2 के सारे ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, फिर T1 के सारे ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। ये सीरियल शेड्यूल है। तो सीरियल शेड्यूल की डेफिनेशन क्या है? सीरियल शेड्यूल आर दोज शेड्यूल इन विच देर इज नो इंटरलीविंग ऑफ ऑपरेशंस ऑफ डिफरेंट ट्रांजेक्शंस। ठीक है, तो अलग अलग जो ट्रांजेक्शन उनके आपस में इंटरलीविंग यानी इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑपरेशन नहीं होती। ठीक, अब जैसे कि नॉन सीरियल शेड्यूल कौन से होते हैं? नॉन सीरियल शेड्यूल वो शेड्यूल है जिनमें इंटरलीविंग पॉसिबल है। जैसे T1 है, ये T2 है, पहले इसका A हुआ, ठीक है, फिर जैसे कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने पढ़ा होगा कि जब राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग करते हैं हम, तो जो प्रोसेसर जो है उसका टाइम डिवाइडेड होता है। ठीक है, क्यों? मल्टीपल प्रोग्राम एक साथ एग्जीक्यूट करवाने के लिए। ठीक है, तो मल्टीपल ट्रांजैक्शन एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो भी हम जो मशीन है, जो भी CPU है, उसका टाइम जो है डिवाइड कर देते हैं। क्यों कर देते हैं इसको हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले मान लो A एग्जीक्यूट हुआ, फिर इसका मान लो जैसे C एग्जीक्यूट हो गया, ठीक, फिर इसका जैसे P एग्जीक्यूट हुआ और इसका जैसे D एग्जीक्यूट होगा। ये क्या इंटरलीव्ड फैशन है, मतलब पहले पूरा पूरा T1 एग्जीक्यूट नहीं हुआ, उसके बाद T2 नहीं हुआ, ये इंटरमिक्सिंग हुई है। पहले T1 का ये ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, फिर T2 का ये ऑपरेशन, फिर T1 का ये ऑपरेशन, ये T2 का ये ऑपरेशन। ठीक है, इसे हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं, जैसे कि T1 है, T2 है, ठीक है, जैसे A हुआ, इसका CD हो गया, ठीक है, इसका B हुआ, ये भी एक प्रकार की इंटरलीविंग है। ठीक है, तो ये क्या है? ये नॉन सीरियल शेड्यूल है। इसमें पहले पूरे के पूरे जो T1 के ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुए और उसके बाद T1 T2 के नहीं हुए। ठीक है, ऐसे मतलब सीरियली T1 के बाद T2 या T2 के बाद T1 नहीं हुआ, इसमें इंटरमिक्सिंग की हमने ऑपरेशन की। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि A ही पहले एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ही B एग्जीक्यूट होगा, और C पहले एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ही D एग्जीक्यूट होगा। ऐसा नहीं होगा पहले D फिर C, ऐसे नहीं, पहले C एग्जीक्यूट होगा फिर D।
ठीक है। तो ट्रांजेक्शन में मेनली जो है दो ही ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, या तो हम रीड करेंगे या राइट करेंगे या वैल्यू को अपडेट करेंगे। ठीक है। तो सीरियल शेड्यूल हमेशा कंसिस्टेंट स्टेट में होते हैं। कंसिस्टेंट स्टेट मतलब उनका रिजल्ट एक्यूरेट होता है, उनका रिजल्ट सही होता है, उसमें कोई भी इनकंसिस्टेंसी यानी अनकरेक्टनेस नहीं होती। इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। जो भी अपना सीरियल शेड्यूल है वो हमेशा कंसिस्टेंट स्टेट हमें देता है। ठीक है। और नॉन सीरियल शेड्यूल है उसमें गारंटी नहीं है कि हमें कंसिस्टेंसी मिलेगी। कंसिस्टेंसी मतलब सही रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। तो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है। मान लिया ए की वैल्यू 100 है। ठीक। तो इसमें क्या है, पहले T1 एग्जीक्यूट हो रहा है, फिर T2 एग्जीक्यूट हो रहा है। T1 के सारे ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, इसके बाद T2 के सारे ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। तो यहाँ हमने देखा सबसे पहले ये क्या कर रहा है, यहाँ पे 100 को रीड कर रहा है। ठीक है। ये A=100 है। फिर इसने A=A+50 यानी इसको 150 बना दिया, 150 बन गया। और फिर उसके बाद राइट कर दिया। ठीक है। ये 150 हो गया। और उसके बाद ये रीड करेगा, तो क्योंकि इसने राइट कर दिया है तो ये 150 ही रीड करेगा। ठीक है। इन्हें 150 रीड कर लिया। फिर उसके बाद इसने A=A+100 करा, इसको 250 बना दिया और उसको राइट कर दिया। ठीक है। यहाँ पे 250। ठीक है। तो इसने 100 में 50 जोड़ा था, यहाँ पे 100 जोड़ा था, तो 100 अपनी पहले वैल्यू थी, तो उसमें 150 ऐड हो गया, तो कितना 250 ही आएगा। ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं, जब T2 पहले एग्जीक्यूट होता है फिर T1 एग्जीक्यूट होता है, तो देखते हैं रिजल्ट पे क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पे ए की वैल्यू शुरुआत में वही 100 थी, इसने रीड करा ए को, A+100 करा। ठीक है। A+100 मतलब 200 और उसको राइट कर दिया। ठीक है। ये राइट हो गया। फिर इसने रीड करा, तो क्योंकि इसने राइट कर दिया है तो इसकी राइट करी हुई वैल्यू को रीड करेगा, ये 200 को रीड कर लेगा। A=A+50। ठीक है। इसमें वो 250 बना देगा, वो 250 को राइट कर देगा। ठीक है। 250 को राइट कर दिया। तो वही थी वैल्यू 100 थी, 100 यहाँ पे ऐड हुआ, 50 यहाँ पे ऐड हुआ, तो 250 फाइनल वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे चेक करते हैं, ए की वैल्यू थी 100। ठीक है। इसने 100 को रीड करा, A=A+50 यानी 150 बना दिया। लेकिन अभी तक इसने वैल्यू को राइट नहीं किया है। ठीक है। राइट नहीं किया है, इसका मतलब क्या है, ये जहाँ जो यहाँ पे रीड करेगा वो डाटाबेस से यही वैल्यू रीड करेगा जो है। ठीक है। अगर यहाँ पे राइट कर देता तो ये यहाँ पे 150 बन जाता, तो यहाँ पे वैल्यू को 100 ही रीड करेगा ये। ठीक है। और A=A+100, अभी इसने इसको वैल्यू को बना दिया 200, लेकिन अपने टेम्परेरी बफर में। ठीक है। यहाँ पे इसकी वैल्यू 100 150 थी, टेम्परेरी बफर में बनाया। अब इसने इस वैल्यू को राइट कर दिया, राइट कर दिया तो डाटाबेस में राइट हो जाएगा। ये 150 को राइट कर दिया। अब इसके बाद इसने इस वैल्यू को, अपनी वैल्यू को राइट कर दिया। इसकी वैल्यू कितनी थी 200, तो राइट करेगा तो डाटाबेस में राइट करेगा, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी 200। ठीक है। ओरिजिनल वैल्यू थी 100, 50 इसने ऐड करा, 100 इसने ऐड करा, तो वैल्यू फाइनल आने की कितनी चाहिए थी 250, लेकिन इसमें कितनी आ रही है 200, जो कि गलत है। ये इनकंसिस्टेंट स्टेट में है। ठीक है। इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट रिजल्ट दे रहा है ये। ठीक है। तो ये इनकंसिस्टेंट रिजल्ट क्यों दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने नॉन सीरियली इसको एग्जीक्यूट करवाया है। ठीक है। तो पहले T1 एग्जीक्यूट होता, उसके बाद T2, या T2 पहले एग्जीक्यूट होता उसके बाद T1, तो रिजल्ट ठीक आता। ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने कुछ ऑपरेशन T1 के करवाए, फिर बीच में T2 के ऑपरेशन की इंटरमिक्सिंग करा दी, इसकी वजह से क्या है, इनकंसिस्टेंट स्टेट आई। तो क्या ऐसा होता है कि जब भी हम नॉन सीरियल शेड्यूल को एग्जीक्यूट करें तो इनकंसिस्टेंसी आए? ऐसा बिल्कुल नहीं है। नॉन सीरियल से इनकंसिस्टेंसी आए, यह क्या है, ये नॉट ऑलवेज ट्रू। ये हमेशा ऐसा नहीं है कि ऐसा होगा। इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे, ये वाली चीज जो कंफ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी है। ठीक है। लेकिन अभी हम याद रखेंगे कि जब भी हम इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑपरेशन ऐसे करते हैं तो उससे इनकंसिस्टेंसी आ सकती है। यहाँ पे लोस्ट अपडेट प्रॉब्लम आई हुई है। ठीक है।
तो कब नॉन सीरियल शेड्यूल कंसिस्टेंट रिजल्ट देगा? कब देगा? तब देगा जब उसके जो कंफ्लिक्टिंग ऑपरेशन का सीक्वेंस है वो सेम होगा किसी सीरियल शेड्यूल को, जिसे हम कंफ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी बोलते हैं। उसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, आने वाले वीडियो में। देखो दोस्तों, शेड्यूल को लिखने के दो तरीके हैं, ठीक है। एक तरीका तो है ये, जिसमें हम ऐसे T1 T2 और उसके ऑपरेशन ऐसे लिखते हैं। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका भी कई बार एग्जाम में से डायरेक्ट दे देता है और उससे हमें क्वेश्चन करना होता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि शेड्यूल को दूसरे तरीके से कैसे लिखते हैं। लिखते क्या है, मतलब कैसे आप उसको समझोगे और उससे आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें ऐसे लिखते हैं, इसका क्या है, सीक्वेंस ही लिखेंगे हम पहले, जैसे ये सीक्वेंस वाइज जैसे हो रहे हैं वैसे लिखेंगे। लेकिन जैसे R1A, इसका मतलब ट्रांजेक्शन 1 का A वेरिएबल है, उसके ऊपर रीड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, कोमा W1A। फिर ये R2B, मतलब ट्रांजेक्शन 2 है, B के ऊपर रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, और W2B, ठीक है। और उसके बाद क्या है, कमिट, ठीक है। तो उसके बाद C1, उसके बाद यहाँ पे है अबोर्ट, तो वहाँ वाले A2, ऐसे भी, या अबोर्ट कमिट डायरेक्ट भी लिखा हो सकता है। तो ये क्या है, अबोर्ट ही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अबोर्ट और कमिट पूरा लिखा होगा, जैसे यहाँ पे कमिट अबोर्ट, ठीक है, क्योंकि वरना यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगी। और नहीं तो ऐसे भी लिखा हो तो आप समझ जाओगे। C1 है मतलब ट्रांजेक्शन 1 कमिट होगी, A2 है मतलब ट्रांजेक्शन 2 जो है अबोर्ट होगी, ठीक है। अदरवाइज वरना इसके जैसे इस A में और इस A में कंफ्यूजन हो तो इसमें रीड या राइट तो है नहीं, तो ये अबोर्ट ही है, या फिर पूरा कमिट या अबोर्ट भी लिखा हो सकता है। तो अगर आपको इस ऐसे शेड्यूल 1 है, ठीक है, और मान लो शेड्यूल का नाम दे दिया ऐसे, तो अगर आपको ऐसे दिया हुआ है तो आप, आई होप इसको आप इजीली इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। ट्रांजेक्शन 1 रीड कर रही है तो पहले ये, फिर ये, फिर ये 2 का है तो फिर W2 भी है तो ट्रांजेक्शन 2 का भी है, फिर कमिट है, कमिट 1, ठीक है, अबोर्ट 2 ऐसे, या फिर C1 है तो यहाँ पे कमिट, और ट्रांजेक्शन 2 का अबोर्ट है तो यहाँ अबोर्ट, ठीक। और एक और ऐसे करके देखते हैं, उसको आई होप आप जो है कन्वर्ट कर लोगे, आप करके देखना। और आपको कोई क्वेश्चन इस फॉर्म में भी दे सकता है और इस फॉर्म में भी दे सकता है, तो आपको केयरफुल रहना पड़ेगा कि आप इससे ये कन्वर्ट कर सकते हो। अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो आप इससे भी क्वेश्चन सोल्व कर दोगे, और अगर आपकी प्रैक्टिस कम है तो मैं सजेस्ट करूँगा आप इसमें ऐसे कन्वर्ट कर लो, फिर उसको क्वेश्चन को सोल्व करना, ठीक है। तो शेड्यूल के लिखने के दो तरीके हैं, मैंने आपको दोनों बता दिए कि ये और एक ये, आप थोड़ा ध्यान रखना इसका। अब हम देखते हैं कि नंबर ऑफ सीरियल एंड नॉन सीरियल शेड्यूल कितने होंगे। मान लिया अपने पास दो ट्रांजेक्शन, एक T1 एक T2, एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। इसके अंदर N1 ऑपरेशन, इसके अंदर N2 ऑपरेशन है। तो कितने नंबर ऑफ सीरियल शेड्यूल पॉसिबल हैं? सीरियल मतलब एक ट्रांजेक्शन के सारे ऑपरेशन पहले सीरियल एग्जीक्यूट हों, उसके बाद दूसरी के। तो इसमें क्या है, पहले T1 हो फिर T2 हो, या पहले T2 हो या T1 हो। इसके अलावा तो कोई सीरियल शेड्यूल पॉसिबल नहीं है ना, ठीक है। तो नंबर ऑफ सीरियल शेड्यूल कितने होंगे? 2 होंगे, ठीक है। ऐसे ही हम मान लेते हैं अपने पास 3 ट्रांजेक्शन है, यहाँ पे N1 ऑपरेशन है, N2 ऑपरेशन है, N3 ऑपरेशन है इसके। तो इसमें कितने सीरियल शेड्यूल पॉसिबल है? तो जैसे कि हमने परमुटेशन कॉम्बिनेशन में पहले पढ़ा था, यहाँ 3 पोजीशन है। एक ट्रांजेक्शन यहाँ पहले एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी। तो यहाँ पे हम कितनी चॉइस डाल सकते हैं, अपने पास कितनी चॉइस है, ठीक है। यहाँ पे अपने पास 3 चॉइस है, T1 T2 T3।
अगर कोई भी ट्रांजेक्शन हम यहाँ एग्जीक्यूट कराते हैं उसके बाद सिर्फ अपने पास 2 ही चॉइस बच जाएंगी, फिर उसके बाद एक चॉइस। ठीक है, यहाँ पे 3 चॉइस हैं, T1 ले सकते हैं या T2 ले सकते हैं, T3 ले सकते हैं। जब एक को एग्जीक्यूट करा दिया तो उसे उसके बाद अपने पास सिर्फ 2 चॉइस बच जाएंगी, उसके बाद आखिरी एक ही चॉइस बच जाएगी। इसी तरह अपने पास n अगर ट्रांजेक्शन है तो उसमें क्या होगा, n इसमें कितना है, 6 वे से हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसमें क्या है, 2 वे से हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ऐसे n ट्रांजेक्शन है तो n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, ऐसे करते करते 1 तक, ये जो कि फार्मूला है n फैक्टोरियल का। तो आपको कभी भी जो पूछे कि नंबर ऑफ सीरियल शेड्यूल कितने होंगे तो n फैक्टोरियल होंगे। ठीक है, तो अब क्या है, जो टोटल नंबर ऑफ कंकरेंट शेड्यूल कितने पॉसिबल है। तो मान लिया अपने पास एक जनरल फार्मूला ही लिख देते हैं, T1 T2 T3 ऐसे करते करते Tn अपने पास ट्रांजेक्शन है। इसमें N1 ऑपरेशन, इसमें N2 ऑपरेशन, इसमें N3 ऑपरेशन, N4 ऑपरेशन है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने होंगे अपने पास, N1 प्लस N2 प्लस N3, N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4। इतने फैक्टोरियल वे से हम इसको इंटरलीव कर सकते हैं इन ऑपरेशंस को। ठीक, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि जब भी ट्रांजैक्शन, जैसे एक एग्जांपल बताता हूं मैं, ABCD है तो इसमें B पहले नहीं हो सकता, पहले इसमें A ही होगा, ये ऐसे सीरियली होंगे, A होगा उसके बाद B होगा। ठीक, इसका सीक्वेंस हम चेंज नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि इसके जो N1 फैक्टोरियल से हमें डिवाइड करना होगा और N2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना होगा और N3, ठीक है, फैक्टोरियल से डिवाइड करना होगा और अप टू N फैक्टोरियल तक हमें डिवाइड करना होगा। यह है टोटल नंबर ऑफ कंकरेंट शेड्यूल कितने हो सकते हैं। अब पूछे नंबर ऑफ नॉन सीरियल शेड्यूल कितने होंगे। तो नंबर ऑफ नॉन सीरियल शेड्यूल कितने होंगे, N1 प्लस N2 प्लस N3 का फैक्टोरियल बाई N1 का फैक्टोरियल इंटू N2 का फैक्टोरियल अप टू N का फैक्टोरियल माइनस नंबर ऑफ सीरियल शेड्यूल कितने थे अपने, नंबर ऑफ सीरियल शेड्यूल थे N फैक्टोरियल। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। नंबर ऑफ नॉन सीरियल शेड्यूल कितने हो सकते हैं और नंबर ऑफ सीरियल शेड्यूल कितने हो सकते हैं, ये नंबर ऑफ सीरियल शेड्यूल। क्योंकि कई एग्जाम में डायरेक्ट इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बताओ भाई 3 शेड्यूल है अपने पास। कई बार जो है ये नंबर ऑफ सीरियल शेड्यूल और नॉन सीरियल शेड्यूल के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक, गेट में भी एक नंबर में पूछ सकते हैं। ये बोल दिया अपने पास 4 ट्रांजेक्शन्स हैं, बताओ नंबर ऑफ सीरियल शेड्यूल कितने होंगे। सीरियल शेड्यूल कितने होंगे, तो 4 का फैक्टोरियल, इतने नंबर ऑफ सीरियल शेड्यूल होंगे। और अगर आपको नंबर ऑफ नॉन सीरियल शेड्यूल पूछेगा तो ये भी बताएगा अपने पास 4 ट्रांजेक्शन है भाई। ठीक है, ये 4 ट्रांजेक्शन है और इसके अंदर 3 ऑपरेशन परफॉर्म और इसके अंदर 4, इसके अंदर जैसे 2, इसके अंदर 7 ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। तो बताओ नंबर ऑफ नॉन सीरियल शेड्यूल कितने होंगे। तो आपको वही करना है, 3 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 7 का फैक्टोरियल बाई 3 का फैक्टोरियल इंटू 4 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल इंटू 7 का फैक्टोरियल माइनस ये नंबर ऑफ सीरियल शेड्यूल भी घटाने पड़ेंगे, क्योंकि ये तो क्या है, टोटल नंबर ऑफ कंकरेंट, टोटल नंबर ऑफ कंकरेंट शेड्यूल है।
और ये क्या है, नंबर ऑफ सीरियल शेड्यूल है। और ये जो आंसर आएगा ये नंबर ऑफ 4 का फैक्टोरियल है, ठीक है, नंबर ऑफ नॉन सीरियल शेड्यूल।